नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। इस समय हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। 5 में हम लोग पढ़े हैं जल के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक रहेगा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, जिस प्रकार से अलग अलग देश अलग अलग जगहों का रहन सहन अलग है, उसी प्रकार से हमारी वनस्पतियों का भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहन सहन है। वहाँ की वनस्पतियाँ जीव जो रहते हैं वहाँ पे सबका अलग अलग है। ये जो अलग अलग होने का कारण क्या है, वहाँ पे जैसे अलग अलग है तो उसका अलग अलग क्या है, जैसे शंकुधारू वृक्षों का होना, कई तरह से अलग जगह के घासों का होना, बर्फ़ से ढके होना, ये इनका आकार जो है अलग अलग होने का कारण क्या है, वहाँ की बनावट जो है, ज़मीन की बनावट, जिस प्रकार से ज़मीन की जहाँ पे नीचा क्षेत्र है वहाँ की बनावट और वहाँ का जो स्तर है वो अलग है। वहीं पर वनस्पतियाँ अगर जहाँ पर देखा जाए, जहाँ पे काफ़ी ऊंचे पर्वत पठार हैं, तो वहाँ की वनस्पतियाँ अलग हैं। तो वनस्पतियों को जो ऊंचाई पर जाने पर जो वनस्पतियाँ हैं उनका कुछ न कुछ आकार अलग हो जाता है। वहीं पर जहाँ पे स्थल क्षेत्र है, नीचे है, वहाँ का आकार अलग है। इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। जैसे ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे ही ऊपर जाएंगे वहाँ पे जलवायु अलग हो जाएगी। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी इसी के साथ ही बदलाव आता है। वनस्पतियों की तापमान एवं गर्मी पर भी निर्भर करती है। मतलब जो जहाँ पे अधिक गर्मी होगी वहाँ की वनस्पतियाँ अलग रहेंगी, वहीं पर जो बर्फीली क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, वहाँ की वनस्पतियाँ अलग रहेंगी। इसके अलावा यहाँ की ढाल एवं मिट्टीदार जो मिट्टी है, वो ढाल मिट्टी एवं परत की मोटाई जैसे कारणों पर निर्भर करती है। मतलब जो वनस्पतियों की आकार है, बनावट है, उसका क्या हो सकता है, जलवायु हो सकता है। हाँ, जलवायु के साथ साथ तापमान और तापमान के साथ मिट्टी की बनावट के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है या देखा जा सकता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न बिंदुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है वन है। वन क्या होता है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र उगते हैं। इन कारणों के आधार पर सघन एवं खुले वनों का विकास होता है। मतलब वन क्या होता है, जो प्राकृतिक वर्षा होती है उसमें जो उनका विकास होता है उसके आधार पर बताया गया है। दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। घास स्थल क्या होती है, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है वहाँ पे घास स्थल होते हैं। वहीं पर कांटेदार झाड़ियाँ का मतलब क्या होता है, जो एकदम शुष्क क्षेत्र है। वैसे भी कटेले क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश वारिश बहुत कम हो। कांटेदार झाड़ झंडियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में होती है ना। हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव, ये कहानी के माध्यम से सब बता रहा है। इसी के साथ इसमें जो है, यहाँ पर अगर कटीली क्षेत्र रहेगा तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। इन प्रदेशों में शंकुधारी रेगिस्तान, कांटेदार झाड़ियाँ एवं आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के कई अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। मतलब देखिए, जहाँ पे एकदम बारिश वाला क्षेत्र रहेगा वहाँ का पौधे जो है अधिक जो है अलग प्रकार के रहेंगे। वहीं पर अगर जहाँ पे देखा जाए सबसे शुष्क क्षेत्र रहेगा, पौधों की बारिश की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, तो ऐसी जगह पे जो पौधे उगेंगे वो शुष्क वाले क्षेत्र रहेंगे। कटीले के साथ साथ ऐसे पौधे रहेंगे जिनकी जड़ें नीचे तक जा सकें और लंबे वृक्ष होंगे जो कि पानी को प्राप्त कर सके। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है, जलवायु का बदलना। जलवायु के बदलने की वजह से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी बदल जाती है ना। इसलिए विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं उनके गुण, वहाँ प्रवास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जिस प्रकार से वनस्पतियों की ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ की स्थिति, उसी प्रकार से जीवों को भी प्रभावित करती है। हाँ, अब यहाँ दे रहा, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ये इसके बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब कैसे वनों की बात करना है, इसमें हम उष्णकटिबंधीय वनों का बात करेंगे। ये वन कैसे होते हैं, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास है। जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के इधर से इधर के बीच में 23.5 से 23.5 ऊपर से 23.5 नीचे के बीच में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? गर्म क्षेत्र होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क होता है, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती है, मतलब मौसम एक तरह से बना रहता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे वन, सदाबहार का मतलब हुआ है जो हमेशा हरे भरे रहें, जिनमें जो पतझड़ न आए, सदाबहार बने रहें। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय की सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। मतलब क्या होता है कि जब घने वन रहेंगे, पत्तियां नहीं सूखेंगी, तो यहाँ की जो सूर्य की प्रकाश है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, इन वृक्षों में क्या है? रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी है आदि वृक्षों की बात कर रहा है। जिस प्रकार से ये दिखाया गया है कितना घना वन है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एनाकोंडा के बारे में दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सांप। इसको ध्यान देना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे जानवर को मार के खा सकता है, नाम ही है एनाकोंडा, आप जानते भी होंगे। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कैसे वन होते हैं? ये वन जो है मानसूनी वन होते हैं, जो उत्तरी भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में, भारत और उत्तरी भारत में भी, साथ में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, और जब पत्तियाँ झाड़ेंगे तो जो सूर्य की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुँच पाएगी। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में सबसे ज़्यादा जैसे साल होता है, आप जानते हैं साल बहुत दिन में तैयार होने वाला है। साल, सागवन, नीम, शीशम ये सब होते हैं ना, जिनका क्या उपयोग, इन पौधों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्नीचर के लिए, यातायात के लिए निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी होती है। आमतौर पर पाए जाने वाले यहाँ पे जो जानवर होते हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोडर, लंगूर, बंदर आदि जीव इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया है भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों को नाम, ये सूची बनाना है। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। सदाबहार मतलब ऐसे होता है जो क्षेत्र एकदम नम रहेगा, पत्तियां यहाँ पे वृक्ष अक्सर नहीं झाड़ते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये शीतोष्ण क्षेत्र का रहता है और सदाबहार रहता है। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है ना। ये सामान्यतः महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं ब्राज़ील। यहाँ पे बाज, चील जैसे जीव पाए जाते हैं। दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के। यहाँ पे पेड़ों की जो संख्या है वो दोनों प्रकार से होती है, कुछ पेड़ कठोर होते हैं तो कुछ मुलायम भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब ये वन कैसे होते हैं? ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं ना। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, न्यूजीलैंड, चीन, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। मतलब ये कैसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां निकल जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले इस क्षेत्रों में जो प्रमुख पेड़ कौन से होते हैं? बाज हो गया, एस, बीज आदि पौधों का नाम दिया है ना। वहीं कुछ जो जीव पाए जाते हैं, वो जीव कौन से होते हैं? जैसे हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। आम जानवर मतलब बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है ये जीव। हाँ, उसके बाद कुछ पंछियों का नाम दिया है, जैसे फेजेंट तथा मोनाल जैसी पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन जो शीतोष्ण होता है, जैसे ये फेजेंट का दिया है और ये चित्र मोनाल का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर मतलब भूमि के मध्य जो सागर है उनकी बात अब करेंगे। हाँ, इनमें देखेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे पर अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे पर भिन्न है। मतलब जो महाद्वीप हैं इनकी बात कर रहा है कि इनके जिन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वहाँ पे एक अलग तरह के वन पाए जाते हैं। यह भूमध्य सागर में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। अधिकतर यह कहाँ? अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं।
यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु दिया हुआ है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। मतलब ये समय के अनुसार अपनी पौधे अपने आप को ढालते रहते हैं ना। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। मतलब जो भूमध्य सागरीय है यहाँ पे फल भारी मात्रा में होता है। और उसके बाद देखेंगे तो इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर कैसे फल उगाए जाते हैं? संतरा, अंजीर हो गया, जैतून, अंगूर जैसे, नींबू, सिट्रिक के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। यहाँ वन्य जीवन कम ही है। आगे देखते हैं, ये शंकुधारी होते हैं। शंकुधारी कहाँ पे होते हैं इसको देखिए। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसको बांटेंगे तो ये नीचे दक्षिणी रहेगा, उत्तरी अक्षांशी इधर से आएगा। जैसे 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री के बाद ये कितना 50 से 70 के मध्य, मतलब एकदम इधर वाला ऊपर वाले भाग में, ऊपर के वाले भाग में भव्य शंकुधारू वन पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा भी, ये जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं इन्हें टैंगा भी कहते हैं। ये वन अधिकतर ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। देखिए ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के जिधर इधर ऊपर जाएंगे ये सब ऊंचाई वाला ही प्रदेश है। इन वृक्ष ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार मतलब वही होता है कि हमेशा हरे भरे। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। अखबारी कागज बनाने के भी काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, नरम काष्ठ वाली लकड़ी हुई, नरम जो होती है उसका पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इनमें कौन है? चीड़ है, देवदार है आदि इन वृक्षों में मुख्य पेड़ है। यहाँ सामान्यतः लोमड़ी, मिंकू, ध्रुवी, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। शंकुधारी का मतलब होता है कि बड़े लंबे जो वृक्ष होते हैं, जो लंबे वृक्ष रहेंगे तो कहीं ना कहीं लंबे वृक्ष होने के बाद कुछ इस तरह से इनकी जब पत्तियां ऐसे ऐसे निकलेंगी इधर से तो ये शंकु जैसे बन जाते हैं, इसलिए इन्हें इस तरह से एक आकार बन जाएगा तो जिसे शंकुधारी वृक्ष कहेंगे। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ शुद्ध या अनछुआ होता है, मतलब शुद्धता से। अब देखिए ये शंकुधारी वृक्षों को यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या होता है, बर्फ पड़ी हुई है, इस तरह से कुछ होते हैं। आगे चलते हैं। घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। और उसके बाद दिया है, यह वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची लंबी, मतलब 3 से 4 मीटर तक बढ़ जाती है। 3 से 4 मीटर तक ये घास बढ़ सकती है। अफ्रीका का जो सवाना घास का मैदान है इसी प्रकार से, सवाना घास का मैदान बहुत ही प्रचलित है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास में इनमें क्या पाया जाता है? हाथी, जिब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। घास के मैदान वही होते हैं जहाँ पे पशुओं के लिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है जिराफ। शीतोष्ण घास स्थल, ये क्या होता है? ये मध्य अक्षांश के क्षेत्रों महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। ये कटीली झाड़ियाँ भी है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसे शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती हैं। हाँ, इन रेगिस्तानों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। यहाँ पे गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। आगे बढ़ते हैं। इन स्थानों पर जाने पर क्या होता है? अत्यधिक ठंडा मिलेगा और बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसे टुंड्रा भी कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर
एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। भाई ठंडा है तो वहाँ पे उस हिसाब से उनके जानवरों के भी आकार होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी है। उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यहाँ पे जीव दिया है। यहाँ पे और कैसे जीव पाए जाते हैं, जैसे सलीम ये यहाँ पे बच्चों के लिए समझा के दिया है। तो बस यहाँ से आज की क्लास यहाँ से ख़त्म करते हैं। आज की क्लास ये ख़त्म हुई है। एक बार अगर आपके पास बुक होगी तो आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो याद करने के लिए हैं। तो आज की क्लास बस यहीं से ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।